सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सर मेरी माँ हॉस्पिटल में अकेली है, मेरे सिवाय उनका ख्याल रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। सर मैं 2 दिन से ड्यूटी पर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ ने खाना खाया होगा या नहीं। सर आप सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दे दीजिए सर, मैं अपनी माँ को खाना खिलाकर उनका हालचाल देखकर तुरंत वापस आ जाऊंगा सर प्लीज। अरे माँ के लाल, एक पुलिस वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके शहर की जनता की सुरक्षा होती है। पिछले 27 दिनों में एक बदमाश ने 7 लड़कियों करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया और तुझे तेरी पड़ी है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ दिमाग की मरीज है सर, अगर उसने मुझे ज्यादा देर तक नहीं देखा तो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेंगे। सर 2 घंटे की बात है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा सर। तो एक काम कर, तू अपनी माँ की गोद में जाके लेट, लेकिन जाने से पहले इस ब्लैंक पेपर पे साइन कर और हमेशा हमेशा के लिए अपना ये मुंह काला करवा के इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल। तेरा रेजिग्नेशन मैं टाइप करवा दूंगा। पिछले कई घंटों से मुंबई का अंधेरी पुलिस स्टेशन वॉर रूम बना हुआ था। एक खिलौने बदमाश की एंट्री हो चुकी थी शहर में, जो रेड इंडिया की कॉल टारगेट करता था, उन लड़कियों के साथ करता था और उन्हें जान से मार देता था। डीसीपी डिसूजा और इन्वेस्टिगेशन यूनिट की लीड ऑफिसर मंजू सचदेवा केस की डिटेल्स टीम के साथ शेयर कर रहे थे। पेक्यूलियर हैबिट है सर कि ये सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जो बहुत यंग होती हैं। तो ये इन्हें बहला फुसला कर वहां से बाहर लाता है, उसके बाद उन्हें कुछ दवा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सबके लिए चाय लेके आ। अंधेरी पुलिस स्टेशन में वैसे स्टाफ की कोई कमी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रांत की 2 घंटे की छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन पुष्कर और विक्रांत के बीच कई सालों से दुश्मनी थी। विक्रांत पुष्कर का जूनियर था और इस बात का फायदा उठाकर पुष्कर विक्रांत की बेइज्जती करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जो विक्रांत से प्यार करती थी, सुनिधि नाम था उसका। सीनियर जूनियर की दीवार ने सुनिधि को विक्रांत से अपने प्यार का इजहार करने से रोके रखा था। विक्रांत सर, विक्रांत सर, आप वो पुष्कर सर से इतना क्यों डरते हैं? मतलब आई नो ही इज योर सीनियर, लेकिन आप भी तो सब इंस्पेक्टर है ना। मुझे लगता है कि आप नौकरी जाने के डर से ना मेरे को सादा ही छूट दे रहे हैं। तुम नहीं समझोगी सुनिधि, ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। हर महीने जो सैलरी आती है उसी वजह से मैं अपनी माँ का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से करवा पा रहा हूँ। अगर ये नौकरी नहीं होती तो मेरी माँ कब की। सुनिधि विक्रांत की तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुनिधि का मन तो कर रहा था कि वो विक्रांत को गले लगाकर उसका सारा गम भुला दे। विक्रांत सर, आप ना एक काम कीजिए, 1-2 घंटे की तो बात है, आप हॉस्पिटल चले जाइए और अपनी माँ से मिल लीजिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, पुष्कर सर को भी संभाल लूंगी। नहीं सुनिधि, सर पुष्कर सर को पता चला कि मैं उनके मना करने के बावजूद ड्यूटी से हटा हूँ तो वो मुझे सस्पेंड कर देंगे। कोई सस्पेंड नहीं करेगा सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए और अपनी माँ के पास जाकर आइए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। विक्रांत जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनिधि के जोर देने पर उसने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। कहाँ है मेरा बेटा? जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ जी नहीं, प्लीज खाना खा लीजिए। आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है, नहीं काम में बिजी होगा, नहीं आ जाएगा। तुम लोग निकम्मे हो, काम चोर हो। आने दो मेरे बेटे को, हर महीना वो तुम लोग सबको लाखों रुपए देता है। मैं तुम लोग सबकी नौकरी खा जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर विक्रांत की माँ अंधेरी के लाइफ केयर हॉस्पिटल में पिछले कई महीनों से एडमिट थी। क्या बताऊँ यार, इनको टेप रिकॉर्डर हर तीसरे दिन शुरू हो जाता है। छोड़ो मुझे, ये मुझे भी पागल बनाकर ही छोड़ेंगी। मुझे अम्मा जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटे को बुलाएगा कि नहीं? तभी इंस्पेक्टर विक्रांत को अपनी तरफ आता देखकर वार्ड बॉय और नर्स दोनों खामोश हो जाते हैं। कौन है तू? आई मैं तेरा बेटा विक्रांत, ये देख मेरी वर्दी, ये मेरा नाम। वर्दी पहन लेने से, सीधे पे अपना नाम चिपका लेने से क्या तू मेरा बेटा बन जाएगा? तूने मुझे पागल समझ रखता है क्या? ये 1000 रुपए रखिए,
मेरी माँ को प्लीज बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए और जैसे ही इन्हें होश आए इन्हें खाना खिला देना। इतने महंगाई के जमाने में 1000 रुपए से क्या होता है साहब? सिस्टर, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचे हैं और मुझे मेरी बाइक पे पेट्रोल भी भरवाना है। आप चिंता मत करिए, परसों ही मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं और पैसे दे दूंगा। आप प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखिए प्लीज। विक्रांत की मां को दिमाग की ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि कभी कभी वो अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर देती थी। विक्रांत की मां की इस हालत से हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी वाकिफ था। अम्मा जी फिर से गजनी हो गई है। आंटी जी ने ना पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, तभी इन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। वरना दूसरा कोई होता ना तो किसी पागल खाने में सड़ रही होती है। हॉस्पिटल से निकलकर विक्रांत अपनी डॉर्मेट्री से फ्रेश होकर वापस पुलिस स्टेशन चला गया। जैसे ही विक्रांत ने पुलिस स्टेशन की सीढ़ी पर कदम रखा, सामने गुस्से में खड़ा पुष्कर विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूम रहा था। आगे माँ के लाल, अगली माँ की सेवा। कोई कमी तो नहीं रहेगी ना माँ की सेवा करने में? सॉरी सर, मैं तुझे क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ तेरी माँ है? हम तो आसमान से नीचे गिरे थे। अबे जब देखो दूध पीते बच्चे की तरह माँ माँ का रोना रहता। एक बात बता मुझे, तेरी माँ का स्वर्गवास कब होगा? पुष्कर ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। विक्रांत अपनी माँ से जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी माँ के इलाज के चक्कर में वो इतना बिजी हो गया था कि उसने शादी तक नहीं की थी। पुष्कर का इस तरह उसकी माँ की मौत का जुमला मारने विक्रांत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोलकर आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी पुष्कर। रोज तेरी बेइज्जती सहता हूँ, तेरी गुलामी करता हूँ, तेरी बकवास भी सुनता हूँ, तो तुझे क्या लगा तू कुछ भी भौंकेगा तो मैं सुनूंगा? मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ। उसने पुष्कर को कॉलर से पकड़कर उठाया और दन दन मुक्के उसके चेहरे पर बरसाने लगा और फिर विक्रांत डंडा उठा के पुष्कर को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी कुछ पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो तेजी से पुष्कर की ओर बढ़ने लगा और इतनी जोर से मारा कि पुष्कर के दांत टूट के बाहर आ गए। मैं जानता हूँ कि उसको हम अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं वादा करता हूँ अगले 24 घंटे में को घसीटते हुए इस पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आऊंगा। और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो अपना चेहरा आज के बाद कभी नहीं दिखाऊंगा। दरवाजे की आवाज से एक तरफ जहां पूरा ऑफिस गूंज उठा, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के मन में इस नए विक्रांत का खौफ भी बन चुका था। पूरे पुलिस ब्रांच में तहलका मचा के विक्रांत को एक अलग तरह की संतुष्टि मिल रही थी, लेकिन अभी भी उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उसके मन में हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए विक्रांत बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि कैसे वो किसी दूसरे आदमी की बॉडी में आ गया और उस विक्रांत के साथ क्या हुआ जो गैंगस्टर हुआ करता था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा संभव है? विक्रांत की नई मेमोरी ने उसे बताया कि जिस आदमी की बॉडी में वो इस वक्त है, न सिर्फ उसका नाम विक्रांत है, बल्कि वो भी उसी जगह पर पैदा हुआ था जहां पर गैंगस्टर विक्रांत का जन्म हुआ था। इन दोनों का जन्म भी एक ही डेट और एक ही टाइम पर हुआ था, लेकिन दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके रास्ते भी बदल गए। एक जुर्म की दुनिया में चला गया और गैंगस्टर बन बैठा, तो दूसरा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में नौकरी करने लगा। और चोरी करेगा? जहां एक बिल्कुल निडर होकर रहता था और बात बात पर लोगों की जान लेने को आतुर रहता था, वहीं दूसरा भले ही पुलिस में था, फिर भी किसी के सामने तेज आवाज में बात करने से भी डरता था। इसे किस्मत का ही खेल कहेंगे कि अब गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा सीधे साधे पुलिस वाले विक्रांत के शरीर में आ चुकी थी। शायद वो सीधे साधे विक्रांत के ऊपर हो रहे जुर्म का बदला लेने के लिए ही कुदरत ने उसके शरीर में गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा डाल दी और कहा, गैंगस्टर विक्रांत हमेशा पुलिस से बचकर भागता था, अब खुद ही वो पुलिस वाला बन चुका था।
इसका मतलब मैं दूसरे गुंडों को पकड़कर गोली भी मार सकता हूँ। क्या बात है। विक्रांत मन ही मन खुश होकर सोचने लगा। इस वक्त विक्रांत अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एक पुलिस वाला बन चुका है। ऐसे में अब वो आगे क्या करेगा? आगे की जिंदगी उसे पुलिस की नौकरी करते हुए बितानी है या लौट जाना ही उसके लिए अच्छा है? वैसे पुलिस की नौकरी में न सिर्फ वो सेफ रहेगा बल्कि उसकी अच्छी खासी इनकम भी होती रहेगी। छोड़ो इन सब बातों को, बाद में देखेंगे जो करना है। अभी तो मस्त आजाद लाइफ मिली है, तो पहले इसका मजा लेते हैं। पिछली जिंदगी में फांसी होने के पहले विक्रांत 2 साल तक जेल में रहा था। इन 2 सालों में वो एक 10 बाय 10 की कोठरी में कैद रहा था। रिक्शा चल। साहब टाइम का मतलब वही ना। अब उस 2 साल के बाद जब नई जिंदगी मिली है तब जाकर ताजी हवा में सांस लेना नसीब हुआ है। इस वक्त विक्रांत को जबरदस्त भूख लगी थी, लेकिन ये भूख खाने से नहीं निपटने वाली थी। इसके लिए उसे अलग इंतजाम करना होगा। तो उसने आज की रात मुंबई के पर बैठने का फैसला किया। विक्रांत ने तुरंत ही सिगरेट को मुंह पर लगाया। जैसे ही उसने सिगरेट का पहला कश लिया, उसे जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। विक्रांत को लगा कि शायद यहाँ वाला विक्रांत कभी सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए उसकी बॉडी सिगरेट झेल नहीं पा रही है। और फिर जैसे ही खांसना बंद हुआ तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अदृश्य शक्ति का सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हो चुका है। क्या है ये? विक्रांत चौंक उठा। वो अगल बगल देखकर ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी। जब उसे कोई नजर नहीं आया तब उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ सुना क्या? नहीं। विक्रांत को एहसास हुआ कि यह आवाज सिर्फ वही सुन सकता है। आज का कोड वर्ड है पहाड़ और झील। पहाड़ों के बीच में मौजूद है एक झील जिसे खोजना मुश्किल नहीं है। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। ये पहाड़ किस्मत झील है, क्या मतलब है इसका? अब तो विक्रांत का सर चकराने लगा था। बस एक ही बात उसे समझ आ रही थी कि उसे किसी कोडवर्ड के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन ये आवाज थी किसकी? कौन बोल रहा था? और ये आवाज सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दे रही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? ये अदृश्य शक्ति और कोडवर्ड का मतलब क्या है? कहीं मेरे अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं आ रही? और इस वक्त तो वो ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाए और उससे बात भी कर सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अब दोबारा से उसकी मुलाकात इस अदृश्य शक्ति के सिस्टम से होगी। ये सब सोचकर विक्रांत बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। फिर उसने ठंडी सांस ली। फिर वो समय के विक्रांत के बारे में सोचने लग गया। उसे अब एहसास हुआ कि इस समय का विक्रांत काफी करीब है। उसके पास सिर्फ पुलिस की सैलरी है और वो सिर्फ इससे अपना खर्चा चलाता था। यहाँ तक कि उसके पास रहने को घर भी नहीं था। वो मुंबई पुलिस के ही डॉर्मेट्री में रहता है। उसके बैंक अकाउंट में 1000-2000 रुपए की भी सेविंग्स नहीं है। विक्रांत को इस बात का थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि पहले वाली जिंदगी में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रहने का ठिकाना भी अच्छा था। रोज शाम को शराब और शबाब की पार्टी चलती थी। रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना, अच्छा खाना, ऐश करना, सब कुछ था उस लाइफ में। लेकिन इसके साथ ही जान का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था। कब पुलिस गोली मार दे या कब दूसरे गैंग के साथ फायरिंग हो जाए, कुछ पता नहीं रहता था। इस पुलिस की वर्दी में कम से कम जान हमेशा सुरक्षित है। यहाँ जान का खतरा तो नहीं है। विक्रांत जिस गैंग में काम करता था अब वो गैंग खत्म हो चुकी थी। उसके साथ जितने भी गैंग थे वो सब भी अब बंद हो चुके थे। उसकी गैंग वाले एक भी आदमी अब नहीं बचे हैं और जो 12 बचे हैं
वो भी अब विक्रांत को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि अब वो पुलिस वाला जो बन गया है। भगवान भी पता नहीं कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं मेरे साथ। जाओ साहब, आगे आपकी मंजिल। साहब 280 रुपए हुआ। अरे स्टाफ चलता अपना, पर तू टेंशन मत ले, रोड पे कोई भी दिक्कत हो फोन कर लेना। इतना कहकर विक्रांत पीछे घूम गया और सामने की गली की तरफ जाने लगा। ऑटो वाला लाचार सा उसे देखता रह गया। गली के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर लड़के लाइन में लगे हुए थे और एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होकर सबको अंदर भेज रहा था। विक्रांत इस तरह के क्लब से बहुत परिचित था। अपने पुराने दिनों में वो रोजाना यहाँ आया जाया करता था। विक्रांत को ये बात अच्छे से पता थी कि नॉर्मल बार की आड़ में यहाँ पर हर तरह की इलीगल धंधे किए जाते हैं। अधिकतर इस तरह के क्लब शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया और इलीगल जमीन के धंधा करने वाले लोग ही चलाते हैं। पहले विक्रांत इस तरह के बहुत सारे क्लब्स को चलाने में ऐसे माफियों की मदद करता था। तब उसकी हर रात इस तरह के क्लब्स में ही बीती थी। उसे यहाँ के सारे सिस्टम का पता था। वो जानता था कि अगर यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रेड डाली जाए तो एक साथ कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज विक्रांत खुद यहाँ पर मौज मस्ती करने आया है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। विक्रांत को पता था कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। उसने सोचा कि पहले यहाँ आसपास नजर डालते हैं, थोड़ा माहौल समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए कोई शिकार देखूंगा। विक्रांत यूं ही इधर उधर मंडराते हुए क्लब में घूमने लगा। कुछ भी हो, यहाँ पर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक थी। विक्रांत भी टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसने लाल रंग का वन पीस पहना हुआ था। पैरों में उसने काफी हाई हील का सैंडल पहना हुआ था। उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि उसने हल्की हल्की शराब भी पी रखी थी। वो बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा था। उसे पता था कि वो जिसकी तलाश कर रहा था वो ऐसी ही कोई लड़की है। तभी एक आदमी आकर उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। अब विक्रांत को लगा कि उसे भी चांस मारना चाहिए, लेकिन वो इस लड़की का टेस्ट समझ चुका था। तो वो बार काउंटर की तरफ जाकर खड़ा हो गया और वहां पर उसने इस बार में मिलने वाली सबसे सस्ती ड्रिंक खुद के लिए ऑर्डर कर दी। इसके बाद वो ड्रिंक पीते हुए तिरछी नजर से उस लड़की की तरफ देख रहा था। अब भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसका मन पिघल जाए और वो उसे बुला ले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस पूरे क्लब में उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं। विक्रांत के हटते ही उसके पास एक और आदमी आकर बैठ गया। ये आदमी दिखने में काफी अमीर लग रहा था, कोई बिजनेसमैन टाइप का मालूम हो रहा था। यह आदमी आकर अब विक्रांत की जगह पर बैठ गया। उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी। विक्रांत को पहले ही भरोसा था कि यह आदमी पक्का इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद लाल टॉप वाली वो लड़की अचानक खड़ी हुई और वहां से चलकर जाने लगी। उधर अभी तक सूट वाला आदमी सोफे पर ही बैठे बैठे लड़की को जाते हुए देख रहा था। वो इस तरह से उस लड़की को देख रहा था कि उसकी नजर विक्रांत से मिल रही थी। विक्रांत को थोड़ी गलतफहमी हुई। उसे लगा कि यह आदमी उसे घूर रहा है। उसने देखा कि इस आदमी के चेहरे पर काफी धब्बे और निशान पड़े हुए थे। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी और अब बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। अब वो आदमी भी उतरकर तुरंत ही यहाँ से निकलने लगा। वो बिना विक्रांत की तरफ ध्यान दिए बाहर निकल गया। जैसे ही वो आदमी एग्जिट गेट से बाहर निकला, विक्रांत को कुछ अजीब सा लगा। विक्रांत तुरंत ही क्लब के एग्जिट डोर से बाहर निकलकर उस लड़के को खोजने लगा। बाहर निकलते ही विक्रांत गली के दोनों तरफ अपनी नजर डालते हुए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक आदमी की परछाई सामने गली से राइट टर्न लेते हुए नजर आई। विक्रांत तेजी से भागता हुआ उस मोड़ के करीब पहुंचा। वहां सामने ही एक गराज था। विक्रांत आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने उस आदमी को वहां जाते हुए देख लिया। अगले ही सेकंड उसने एक लाल कपड़ा उड़ते हुए देखा। ये जरूर कुछ गलत करने जा रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसने तुरंत ही भागते हुए एक लोहे के रॉड को उठाया और पीछे से ही उस आदमी के हाथों पर पूरी ताकत से वार किया। वो आदमी चौंक गया और विक्रांत से लड़ने लगा। उनके बीच काफी खींचातानी हुई और फिर विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पे घूसा मारा और उस एक ही घूसे में वो आदमी बेहोश हो गया। अगले 1 घंटे के बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन पर ही बैठा हुआ था।
इस वक्त पूरे ऑफिस में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। सभी लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा दुखी और चिढ़ा हुआ पुष्कर था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सबको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। इसने जरूर किसी गलत आदमी को पकड़ा है। जानता हूं जिसको पकड़ा है वो खलपिट तो नहीं है। देखना अब हमारी मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं। जैसे ही पुष्कर ने ये बात कही, तुरंत ही वहां मंजू सचदेवा पहुंच गई। विक्रांत, तुमने सही आदमी को पकड़ा है। फोरेंसिक से अभी अभी कॉल आया था कि ब्लड और यूरिन सैंपल्स मैच कर गए उस आदमी से। सो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि एक ट्रिपल केस का मुजरिम यही आदमी है। सो ऑफिशियली दिस केस इज क्लोज्ड। वेल डन। मंजू के इतना कहते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने जोर से ताली बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन पुष्कर का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अब तो विक्रांत सर को इनाम भी मिलेगा। अब तो पार्टी पक्की। इनाम? हाँ सर, केस के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करने पर इनाम के तौर पर पैसे मिलते हैं। ओके, लिसन अप टीम। हमें अभी तक इस आदमी का नाम भी नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि आदमी 10वीं पास है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें इसके होश में आने का इंतजार करना होगा। भाई विक्रांत, तुमने ऐसा कौन सा घूसा मारा था उसे कि उसे होश में आने में 3-4 दिन लग रहे हैं? अरे मैडम, चाकू ले रखा था उसने। अगर वो मुझे मार देता तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता? बता। आज विक्रांत जितनी बार मुंह खोल रहा था, उतनी बार सबको अपने व्यवहार से हैरत में डाल रहा था। किसी को भी अभी तक समझ नहीं आया था कि अचानक से आज विक्रांत को हुआ क्या है। आज इतना बेधड़क होकर इसकी जबान खुल कैसे रही है? रिलैक्स विक्रांत, मैं सिर्फ मेंशन कर रही थी, कंप्लेन नहीं कर रही थी। एनीवे, पुष्कर, आज हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर किसी को भेजना है। तुम देख लो किसको भेजना है। यस मैम। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट टीम। ओए विक्रांत, तू जा हॉस्पिटल, जाके देख क्या चल रहा है वहां पे। अभी तूने उसको पकड़वाया है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तेरी ही है। सही रहेगा, चल जा। सुन पुष्कर, मुझे ना नींद आ रही है, मैं थक गया हूं। मैं जा रहा हूं सोने। और मैंने तुम लोगों के लिए मुजरिम को पकड़ लिया। कैसे रखना है वो तुम जानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। समझा ना? क्या समझता है तू अपने आप को? एक अरेस्ट करवा दिया तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है तू। अबे कोई बहादुरी का काम नहीं किया तूने, किस्मत अच्छी थी तेरी। और डीसीपी सर के सामने जो बदतमीजी की है ना तूने, नहीं करनी चाहिए थी तेरे को। एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है विक्रांत? आप लोग अपना काम एंजॉय करिए, मैं तो चला। सीनियर के सामने किस तरह से पेश आया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, समझना पड़ेगा तुझे, समझा? विक्रांत ने पुष्कर को घूरते हुए अपना कॉफी कप उठा लिया। जैसे ही विक्रांत ने कप उठाया, पुष्कर 2 कदम पीछे चला गया। उसे लगा कहीं विक्रांत फिर से जलती हुई कॉफी का कप उसके ऊपर न फेंक दे, लेकिन विक्रांत ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसने चुपचाप कप उठाया और इसे अपने मुंह से लगाकर कॉफी पीने लग गया। जाके अपना काम करो। आज का टास्क पूरा हुआ। आपका सक्सेस रेट था 75%। बधाइयां, आपको एक अदृश्य टूल मिला है। अदृश्य टूल? ये क्या था? विक्रांत बड़ी गंभीरता से इस टूल के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से उसे इमेजिनरी बॉक्स सा कुछ दिखाई दिया। ये बॉक्स काफी आधुनिक था। अचानक से बॉक्स खुल गया और फिर से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। आपको मिला है एक अदृश्य माइक। इसकी मदद से आप छुपकर किसी की आवाज सुन सकते हैं। ये टूल एक बार एक्टिवेट होने के बाद अगले 48 घंटे तक एक्टिवेट रह सकता है। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही आवाज बंद हो गई। विक्रांत के लिए यह सब बड़ा अजीब सा हो रहा था। विक्रांत सर, आपने कॉफी पी ली? कैसी बनी थी? मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाई थी, आपकी 2 बैग शुगर के साथ। वो एक्चुअली आपको पहले दिन कॉफी पसंद नहीं आई थी ना, तो मैंने सोचा आपकी स्पेशल कॉफी बनाऊं। विक्रांत अभी ऑफिस के गेट पर पहुंचा ही था कि उसे सामने से डीसीपी डिसूजा साहब आते हुए दिख गए। अरे विक्रांत, अरे
तुम तो छुट्टी पर जा रहे थे ना, फिर तुमने उसे पकड़ कैसे ली? और तुम्हें कैसे पता चला कि कल्प्रिट वहां क्लब में छुपा है? इस वक्त विक्रांत किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। देखिए सर, अभी ना मेरा दिमाग बहुत खराब है, इस बारे में कभी और बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ आराम करने। आ जाओ, बस तुम इसी तरह से अच्छा काम करते रहो, उसके बाद तुम भले कितनी भी छुट्टियां ले लो, क्या प्रॉब्लम? जैसे ही डिसूजा साहब अंदर पहुंचे, वहां तुरंत ही पुष्कर ने विक्रांत की शिकायत शुरू कर दी। सर, ये विक्रांत किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा अपनी मन की करता है। विक्रांत अपने ऑफिस से निकलकर सीधा अपने डॉर्मेट्री पहुंच गया। विक्रांत जिस डॉर्मेट्री में रहा करता था, ये एक तरह का पुलिस हॉस्टल था। एक कमरे में 3 लोग रहा करते थे और ना ही यहाँ कोई किचन था और ना ही सेपरेट टॉयलेट। विक्रांत के साथ जो 2 पुलिस वाले थे, उनमें से एक यंग एज का था जबकि दूसरा तकरीबन अधेड़ उम्र का था। दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन उनका पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट था। खैर, आज तो विक्रांत की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि इन दोनों पुलिस वालों की नाइट ड्यूटी थी। इस वजह से विक्रांत को उम्मीद थी कि आज रात वो ठीक से सो पाएगा। लेकिन आज के इतने एडवेंचर्स से भरे दिन को पार करने के बाद विक्रांत को भला नींद कैसे आ सकती थी? वो बेड पर पड़े पड़े अपनी पिछली जिंदगी और इस नई जिंदगी के बारे में सोचता ही रहा। पहली बात तो उसे भी अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आत्मा किसी दूसरे आदमी के शरीर में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा है कोई जादू का खेल है, भले ऐसे थोड़ी होता। मतलब पुनर्जन्म के किस्से सुने हैं और हाँ, ये भी देखा है कि पुनर्जन्म होता है, इसका प्रूफ मिल चुका है। लेकिन सबसे अजीब चीज है ये अदृश्य शक्ति, कभी भी कुछ भी आकर बोल के चली जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है? तभी वो खूंखार आदमी मुझे मिला कि अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है और इसकी मदद से मैंने एक केस सॉल्व किया कि अदृश्य शक्ति सही है। अगर ये हमेशा मेरे साथ रही फिर तो मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव बन जाऊंगा। और आज उसने मुझे कोई सक्सेस रेट भी बताया था, कुछ 70 या कुछ %। कहीं ऐसा तो नहीं हो ये सक्सेस रेट वो मुझे मेरे काम के हिसाब से दे रही है? अगर मैं उस आदमी का पीछा नहीं करता और उसे नहीं पकड़ता तो ये सक्सेस रेट और भी कम हो जाता। हाँ, यही है, पक्का यही है। यह अदृश्य शक्ति मुझसे काम करवाना चाहती है, इसलिए मेरी मदद कर रही है और फिर मेरे काम के हिसाब से मुझे रिजल्ट सुना रही। भले ही यह अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है, लेकिन ये चाहती है कि काम मैं अकेले ही करूं। वैसे कुछ भी कहो, ये अदृश्य शक्ति है बड़ी कमाल की चीज और अगर ये मेरे साथ हमेशा रही फिर तो मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा और पैसे ही पैसे होंगे। इतना सोचते सोचते विक्रांत को हल्की नींद आनी शुरू हो गई थी। पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती, यहाँ पर एक पल का भी आराम नहीं है। अभी पिछली पूरी रात भर पुलिस काम करती रही थी, फिर भी किसी के पास फुर्सत नहीं थी। रात भर जागने के बाद भी सभी पुलिस वाले सुबह अपने टाइम से पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे, लेकिन विक्रांत के रूल्स थोड़े अलग थे। उसे किसी की परवाह नहीं थी। सुबह के 10:30 बज चुके थे, तब जाकर विक्रांत की नींद खुली, वो भी किसी की खर्राटे की आवाज से। दिन के उजाले में विक्रांत की नजर रूम पर पड़ी। उसने देखा कि पूरे रूम में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन कमरे से आ रही अजीब स्मेल विक्रांत के लिए असहनीय हो रही थी। वो मन ही मन खुद के लिए रेंट पर घर लेने की सोचने लगा, क्योंकि ऐसी जगह रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पर तो सेपरेट टॉयलेट भी नहीं था। रोज सुबह टॉयलेट जाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर नहाने के लिए लंबी लाइन। विक्रांत ऑफिस जाकर वहां इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वहां से वो खुद के लिए रेंट का घर खोज सके। अभी वो कॉरिडोर में ही पहुंचा था कि उसने वहां देखा कि पुलिस वाले खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। सिगरेट के धुएं की खुशबू जैसे ही विक्रांत की नाक में गई, उसे भी तलब जाग उठी। विक्रांत ने अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि कल रात को उसने ऑटो वाले से जो सिगरेट का डब्बा लिया था, उसमें उसने 2 सिगरेट एक्स्ट्रा भी निकाल ली थी। रात को जब वो सोने के लिए कमरे में आया, तब उसने सिगरेट को अपने तकिए के बगल में सुरक्षित रख दिया था। सो विक्रांत फिर से भागता हुआ अपने रूम में गया और तकिए के बगल में रखी हुई अपनी सिगरेट उठा ली। वो उसे जलाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर अपने रूममेट के बिस्तर के बगल में रखे हुए माचिस पर पड़ी। लपक कर विक्रांत ने सिगरेट जलाया
अभी उसने एक कश लिया ही था कि उसे जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। विक्रांत अपनी छाती पकड़कर खांसने लगा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो चुका है। आपका आज का कोड वर्ड है झील और हवा। झील की सतह पर हवा के असर से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। झील, तरंगे, क्या है ये सब? विक्रांत ने काफी सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका। अलौकिक शक्ति इस बार उससे आखिर क्या करवाना चाहती थी? कल भी उसने जो कुछ किया एक तरह से उसी शक्ति के दिए संकेतों के आधार पर ही किया था। उसका जो नतीजा निकला था वो उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। विक्रांत अपने ऑफिस पहुंचा। विक्रांत को आया देखकर स्टाफ के लोगों ने उसे सैल्यूट किया। उन लोगों ने कल उसका जो रूप देखा उस पर उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। कल से पहले तक वो वायलेंट नहीं हुआ था, बल्कि ट्रिपल केस के बेहद खतरनाक मुजरिम को भी अकेले ही अरेस्ट कर लिया था। लेकिन पुष्कर और सुनिधि वहां नहीं थे। किसी की तरफ ध्यान दिए बिना विक्रांत अपनी टेबल पर पहुंचा और अपना कंप्यूटर सिस्टम लॉगिन किया। उसके राइट साइड की टेबल पर उसके दोस्त कुछ और फाइल्स की छानबीन कर रहे थे। इनके पास लूट और हत्या के तमाम मामलों की फाइल्स थी, जिनमें देरी के कारण उनसे जुड़े सारे सबूत और गवाह खत्म हो गए थे। वो दोनों फिलहाल एक अनसुलझे केस की फाइल को स्टडी कर रहे थे। विक्रांत का कंप्यूटर अभी लॉगिन नहीं हो पाया था, इसलिए वो उत्सुकतावश उस फाइल को देखने लगा जो राघव स्टडी कर रहा था। उसमें उसे एक लाश नजर आ रही थी जो खून से तरबतर थी। क्या हुआ था इसके साथ? क्या केस है? ये 10 साल पुरानी घटना है। इस आदमी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। विक्रांत का कंप्यूटर बूट हो गया। उसने कंप्यूटर के डेटा बैंक से एक इमेज सर्च की और उसे देखने लगा। मरने वाला एक बेरोजगार था। उसे शराब के साथ साथ जुए की भी लत लग गई थी। मोटी रकम हार गया, फिर लोन के चक्कर में माफिया की गिरफ्त में आ गया। फिर उन्होंने ही इसे मार दिया। उसके परिवार वालों के सामने किसी धारदार हथियार से 40 बार वार किया गया। मरने के बाद भी कई बार वार हुए। तो इसके परिवार वालों ने कातिल के खिलाफ गवाही नहीं दी? नहीं, सब बहुत दहशत में आ गए थे, इसलिए उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी बयान देने से इनकार कर दिया। मतलब ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। वैसे बवाल तो काफी मचा होगा। हम दोनों से पहले जिनके हाथों में ये केस रखा गया था, उन्होंने दिन रात लगा दिया था इसमें। कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई गिरोहों पर शिकंजा भी कसा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि जिसका कत्ल हुआ उसके अपने ही मदद करने को तैयार नहीं थे। इस मामले में पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है। ये कुछ फोटोज हैं और कुछ आधे अधूरे बयान हैं जो हमारे हाथ लगे हैं। इसके अलावा पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ऊपर से 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस केस को। ब्लाइंड केस है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला इसका। और अब उठा के हमारे सर पर ये दे दिया गया है। और अगर हम दोनों ने इसे सॉल्व नहीं किया तो सीधे उठा के हमें ट्रैफिक पुलिस में डाल दिया जाएगा। तो फिर चलो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी शुरू करते हैं। बगल के अपार्टमेंट में कई लीगल गाड़ियां पार्क हैं। चलो फाइन लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर तुम दोनों ने अपना पूरा दिमाग यूज कर लिया हो तो मैं एक क्लू दूं? क्या? मुझे नहीं लगता ये कत्ल किसी क्राइम सिंडिकेट ने किया। इसका मतलब ये है कि पैसे वसूलने वाले ने ये कत्ल नहीं किया। राघव और जतिन हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कैसे? तुम ये सोचो कि मैं किसी कर्ज देने वाले गिरोह का सरगना हूं और तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, तो क्या मैं पैसे वसूलने की कोशिश करूंगा या फिर तुम्हारा कत्ल कर दूंगा? कर्ज वसूलने की कोशिश करोगे? करेक्ट। ऐसे में गैंग के पास तमाम रास्ते होते हैं, तमाम हथकंडे होते हैं अपनाने के लिए। वो कत्ल नहीं करते, फिर चाहे किसी ने करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना ले रखा हो। काम चाहे कुछ भी हो, सबका उसूल एक ही है, पहले करो फिर मरो। अगर मरने वाला पैसे नहीं चुका पा रहा था तो उस गैंग के पास और भी तो रास्ते थे। वो उसे किडनैप कर सकते थे या फिर उसके परिवार वालों को तकलीफ पहुंचाते अपने पैसे वसूलने के लिए। मर्डर क्यों करेंगे? अगर मर्डर कर दिया तो पैसे तो गए और फिर पुलिस का झमेला अलग से। अरे इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फोकस ही गलत था। तुमने बताया कि कातिल ने विक्टिम की बॉडी पर 40 बार धारदार वेपन से अटैक किया।
मेरे ख्याल से उसने इसलिए किया है ताकि इस मामले को क्रूर बनाया जा सके, क्योंकि ऐसी क्रूरता सिर्फ एक बड़ी गैंग ही कर सकती है। उसका मकसद साफ था कि वो पुलिस को गुमराह कर सके, और वही हुआ। सारी जांच एजेंसीज डाइवर्ट हो गई और उसने मोटे पुलिस को खुद ला कर दिया, लेकिन वो बच निकला। और विक्टिम का नेचर कैसा था, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, उसका रिकॉर्ड काफी खराब था। अक्सर किसी ना किसी से झगड़ा करता था। वो बहुत गुस्से वाला था और उसके पड़ोसी के साथ भी झगड़े चलते थे। उसकी वाइफ अब कैसी है, क्या उससे मिल सकते हैं? हाँ, वो इसी शहर में दूसरी शादी कर ली है और एक बच्चा भी है, और दूसरी शादी से खुश भी बहुत है। मुझे लगता है तुम्हें उसकी बीवी से एक बार फिर मिलना चाहिए। उससे तुम्हें विक्टिम से जुड़े उसके बाकी के दुश्मनों की जानकारी मिल सकती है, जिनका शायद इस मर्डर से कनेक्शन हो। रिकॉर्ड में लिखा है कि उसकी बीवी ने कातिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, तो हो सकता है इसमें इल्लीगल रिलेशनशिप की कहानी छुपी हो, तभी जानबूझकर वो कातिल के बारे में चुप रही है। तुम्हारे लिए इस एंगल में सोचना बहुत जरूरी है। विक्टिम की बॉडी में 40 कट मर्डरर की नफरत और उसके जुनून को दिखा रहा है। ऐसे मर्डरर भाड़े पर भी मिलते हैं। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का डेटा ऑनलाइन है, उसमें से मैं एक को जानता हूं। विक्रांत ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई जो थोड़ी देर पहले वो देख रहा था। दोनों ने उस फोटो को देखा। फिर जैसे ही विक्रांत की बात खत्म हुई, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। विक्रांत काफी करीबी से जूझ रहा था, यहां तक कि उसके पास अपने फोन में डेटा रिचार्ज के लिए भी अभी पैसे नहीं थे। उसने किराए के घर के एडवर्टीजमेंट को कंप्यूटर पर सर्च किया था। फिर उन एड्स में उसने एक घर को सिलेक्ट किया और वहां शिफ्ट भी हो गया। लेकिन उसके वक्त बेवक्त आने जाने से लैंडलॉर्ड को परेशानी थी। परेशान होकर किराएदार ने उसका सामान विक्रांत के मुंह पे मारा और घर से निकाल दिया। राघव और जतिन के 10 साल से पेंडिंग केस को लेकर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर उसकी दी गई टिप्स से वो केस हल हो जाता तो ये सचमुच किसी कमाल से कम नहीं, ये उस अनजान ताकत का ही नतीजा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर क्रिमिनल को पकड़ना, प्रमोशन और इनाम पाना, ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस जिंदगी में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए वो अभी तक अपनी पुरानी दुनिया के बारे में लौटने को लेकर कोई फैसला नहीं कर सका। किराए के घर को लेकर उसकी फर्स्ट चॉइस ये थी कि वो उसके पुलिस स्टेशन के आसपास ही होना चाहिए। ऐसा एक घर उसे एक फ्रूट कंपनी की एड में दिखाई दिया। उस घर का मालिक देखने में काफी हंसमुख स्वभाव का था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी फलों की दुकान थी और वो घर काफी खुला खुला और हवादार था। विक्रांत को वो जगह इसलिए ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो उसके वक्त बेवक्त रूटीन के हिसाब से सही थी। वहाँ आने जाने का अलग रास्ता था जिससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। वहाँ का किचन भी सेपरेट था। अगर वो आधी रात को भी खाना बनाता तो भी किसी को पता नहीं चलता। किराने और दूसरे जरूरत के सामान की दुकान है ना, इधर बगल में ये। हाँ, और यहाँ है ना पास ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट भी रहते हैं। और सर जी, अगर आप यहाँ शिफ्ट हो गए ना और आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो गई ना तो आपका खाली टाइम भी पास हो जाया करेगा। हाँ, ये जगह विक्रांत को देखते ही पसंद आ गई। तो बताओ भाई, क्या सोचा अपने इस कमरे के बारे में? और उसने वहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। लेकिन किराया सुनते ही उसके होश उड़ गए। 5,000 रुपए महीना, बिजली और पानी का अलग से। देखिए सर, मेरी ना नई नौकरी लगी है, उसके हिसाब से रेंट बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? लैंडलॉर्ड स्वभाव से अच्छा था। उसने कुछ देर विक्रांत की समस्या पर विचार किया, फिर बोला, देखो भाई, तुम 500 रुपए कम दे देना, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसके आगे 1 रुपए की भी गुंजाइश नहीं है भाई, बस। अरे क्या लूट मचा के रखी है?
देखो मैं पुलिस में हूँ। देखो भाई, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना कोई इलीगल काम नहीं है, तो मैं क्यों पुलिस से डरूं? और रही बात किराए की ना, तो तुम जाकर तपास कर लो। मेरा किराया ऐसे भी दूसरों से कम ही रहता है, और फिर भी तुमको ज्यादा लगे ना तो खुशी से कुछ और देख लो। हाँ। विक्रांत को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ गई। उस दौर में उसने ऐसे न जाने कितने घर और दुकानों को खाली कराया था, उन पर जबरदस्ती कब्जा किया था। जहां नहीं कर पाया था उसे आग के हवाले कर दिया था। उसने ऐसे न जाने कितने लैंडलॉर्ड्स की हस्ती को मिटा दिया था, और अब उसे उस जगह के लिए इतना ज्यादा किराया मांगा जा रहा था, उसका मूड खराब हो गया था। वो वहां से सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उसने वहीं मुफ्त में भरपेट लंच किया। उसके बाद वो एक बोर्डिंग हाउस में पहुंचा, जहां पहुंचने के लिए उसे कई सरकारी गलियों से होकर जाना पड़ा। पिछले जन्म की यादों की वजह से वो उन सभी रास्तों से परिचित था। वहां तक पहुंचने का उसे शॉर्टकट भी पता था। तभी गली में अचानक उसने किसी को देखा। वो एक दुबला पतला लड़का था। ये शायद कोई स्टूडेंट था जिसने सर पर टोपी लगा रखी थी और काफी घबराया हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों विक्रांत को उसका मूवमेंट संदिग्ध लगा। विक्रांत अपना काम भूल गया। वो पुलिस वाला था। उसकी दिलचस्पी लड़के में जाग गई। उसने चुपचाप लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़के ने अपनी जेब से एक USB पेन ड्राइव निकाली और बिना कुछ बोले उसे दे दी। आदमी ने पेन ड्राइव को चेक किया, फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर लड़के को दे दिया। विक्रांत एक दीवार के आड़ से कोने में छुपकर ये सब देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वहां जरूर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था, जिसे रोकना उसका फर्ज भी था, और उसकी नौकरी के रिकॉर्ड में उसका क्रेडिट जुड़ने वाला था, जिसका आगे उसे फायदा मिलता। वो एक दीवार की आउट में छुपा इंतजार करता रहा। जब टोपी वाला लड़का गली में वापस लौटने लगा तो विक्रांत अचानक दीवार के पीछे से निकलकर बाहर आ गया। ओए, कोई होशियारी मत दिखाना, मैं पुलिस में हूँ, कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के नाम से लड़का डर गया। विक्रांत ने उसकी टोपी उतार दी। ये देखकर वो हैरान हुआ कि वो एक छोटे बालों वाली लड़की थी जो किसी कॉलेज के स्टूडेंट जैसी लग रही थी। ये सब क्या है? इतना तो तुझे पता होगा पुलिस ने क्यों पकड़ा है। सॉरी सर, ये गलती मैंने पहली बार किया है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो आदमी कौन था और इस लिफाफे में क्या दिया उसने? बोलो। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाता हूँ और सब कुछ सच बता देता हूँ। सर प्लीज मेरे माँ बाप को मत बुलाइएगा, उनको अगर पता चल गया तो मुझे मार देंगे। विक्रांत ने उसके हाथ से लिफाफा छीनकर खोला। उसके अंदर 500 के नोट ठसाठस भरे थे। विक्रांत को कतई उम्मीद नहीं थी कि लिफाफे में इतना कैश हो सकता है। इतने सारे पैसे उसने तुम्हें क्यों दिए? ठीक है, मत जवाब दो, अभी तुम्हारे माँ बाप को बुलाता हूँ और सब सच बताता हूँ। सर प्लीज मेरे माँ बाप को मत बुलाइएगा, उनको अगर इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत मारेंगे। ये रोना धोना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। इतने सारे पैसों के बदले तुमने उस आदमी को क्या दिया? जवाब दो। सर ये सब मैंने पहली बार किया है, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर प्लीज। तो क्या विक्रांत इस लड़की से सच निकलवा पाएगा और जान पाएगा कि ऐसा क्या था उस पेनड्राइव में जो उस आदमी ने इस लड़की को इतने रुपए दिए थे? क्या है इस गुत्थी का राज, और क्या इस नई गुत्थी को सुलझाकर विक्रांत एक और इनाम जीत पाएगा, या बन जाएगा वो इस नोटों से भरे एनवलप के लिए लालची? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी डिटेक्टिव विक्रांत से। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।